अरे आप क्यों नहीं समझती सरला देवी, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी दूसरे के पति को गोद में उठा रखा है। उतारो मुझे नीचे, मेरे को अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरा नाम किशन नहीं है, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं HDFC बैंक का मैनेजर हूँ। अरे गवार लोगों, तुम समझते क्यों नहीं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरी तो खुद एक बीवी और 2 बच्चे हैं। पिछले जन्म में मेरी हत्या कर दी गई थी। मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ। मैं अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक मासूम बच्चे का जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2.5 साल का हुआ, उसने अपने माता पिता से ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस नन्हे बच्चे ने साफ शब्दों में कहा, मेरा नाम किशन है। मुझे गोली मारकर मेरी हत्या कर दी गई थी। मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। असल में मैं तो HDFC बैंक का मालिक हूँ। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सोचिए, 2.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द। क्या ये महज बचपन की कल्पना है या फिर वाकई में पुनर्जन्म की कोई रहस्यमयी कहानी? आखिर इस मासूम की बातों के पीछे क्या छिपा है? क्या सचमुच उसका कोई पिछला जन्म था या ये सब सिर्फ एक घड़ी हुई कहानी है? इन सभी सवालों के जवाब और इस रहस्यमयी बच्चे की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी सच्चाई समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप भी ऐसे राजदार किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी की रोमांचक यात्रा। बिहार की तपती दोपहर में, जहां धूल भरे रास्ते गांवों को एक दूसरे से जोड़ते थे, वहीं एक छोटे से गांव बेलापुर में एक अजीब खामोशी पसरी थी। इसी गांव के एक साधारण से घर में बालक किशन का जन्म हुआ। उसके पिता दयाराम एक खेतीहर मजदूर थे और मां लीला घर संभालती थी। किशन उनकी छठी संतान थी, एक ऐसा बोझ जिसे वे मुस्कुराकर उठा रहे थे। जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, लेकिन किशन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। 2.5 साल की उम्र में जब उसकी तोतली जुबान खुली तो उसके मुंह से निकले शब्दों ने दयाराम और लीला के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह अपनी मां से कहता, मेरा नाम किशन नहीं विक्रम है। मैं 30 साल का था जब 2 लोगों ने मेरी हत्या कर दी। लीला उसे बहलाने की कोशिश करती, लेकिन वह अपनी ही धुन में रहता। मेरी माँ का नाम विमला है और पिता का नाम हरिनारायण सिंह। मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मेरी पत्नी का नाम प्रिया है और मेरे 2 बेटे हैं, आर्यन और आरव। यह सुनकर दयाराम का माथा ठनकता। एक 2.5 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता था? वह इसे बच्चे का खेल समझकर टाल देते, लेकिन किशन की बातें दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही थीं। जैसे जैसे किशन बड़ा होने लगा, उसे अपना कच्चा घर और गरीबी काटने को दौड़ने लगी। वह अपने पिता से जिद करता, मैं पैदल स्कूल क्यों जाऊं? मेरे पास तो अपनी सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी है। दयाराम उसे कैसे समझाते कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक जंग है। किशन अक्सर अपनी मां लीला को टोकता, तुम ये फटी साड़ी क्यों पहनती हो? मेरी प्रिया तो हजारों की साड़ियां पहनती है। लीला का दिल छलनी हो जाता। वह अपने बेटे की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित रहने लगी थी। किशन बार बार आगरा के एक HDFC बैंक का जिक्र करता। वह कहता, मैं उस बैंक का मैनेजर था। मेरा एक बड़ा सा केबिन था और सब मुझे सर कहते थे। वह ऐसी ऐसी बातें बताता जिनका उस गांव में किसी ने कभी जिक्र तक नहीं सुना था। वह बैंक के लॉकर, कंप्यूटर और फाइलों की बातें करता, जो दयाराम और लीला के लिए किसी दूसरी दुनिया की कहानी जैसी थीं। परिवार वाले उसकी बातों को मनगढ़ंत कहानी समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते, लेकिन किशन की जिद बढ़ती जा रही थी। वह अपने असली परिवार के पास जाने की जिद करने लगा था। एक दिन हद हो गई। किशन ने अपने फटे पुराने कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में भरे और घर से भागने लगा। वह चिल्ला रहा था, मुझे आगरा जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। दयाराम और लीला ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका था। यह कोई बचपना नहीं था, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। किशन की आंखों में एक ऐसी पीड़ा और सच्चाई थी जिसे वे और अनदेखा नहीं कर सकते थे। किशन के इस बर्ताव से परेशान होकर दयाराम ने अपने सबसे बड़े बेटे राजेश को बुलाया। राजेश समझदार और पढ़ा लिखा था। दयाराम ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू एक बार आगरा जाकर पता लगा, देख तो सही यह बच्चा जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है भी या ये बस इसका वहम है। अगले दिन राजेश आगरा के लिए निकल पड़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या उसका छोटा भाई पागल हो गया है या फिर वह किसी अनदेखे सच का गवाह बन रहा था? यह सफर सिर्फ आगरा की दूरी तय नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा था जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। राजेश सबसे पहले आगरा के उस इलाके में पहुंचा जिसका जिक्र किशन किया करता था।
उसने कई लोगों से विक्रम सिंह नाम के HDFC बैंक मैनेजर के बारे में पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसका दिल बैठने लगा। उसे लगा कि किशन सच में कहानियां बना रहा है। थक हार कर वह एक चाय की दुकान पर बैठा ही था कि उसकी नजर सड़क के उस पार एक बड़ी सी इमारत पर पड़ी। शीशे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था HDFC बैंक। राजेश का दिल जोर से धड़का। वह सड़क पार करके बैंक के पास पहुंचा। गेट पर एक नेम प्लेट लगी थी। उस पर लिखे नाम को पढ़कर राजेश के हाथ पैर कांपने लगे और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नेम प्लेट पर लिखा था विक्रम सिंह शाखा प्रबंधक। किशन झूठ नहीं बोल रहा था। वह जो कुछ भी कह रहा था वह कल्पना नहीं बल्कि एक दहला देने वाली हकीकत थी। अब राजेश को यह जानना था कि विक्रम सिंह कहां है। वह कांपते कदमों से बैंक के अंदर गया, यह जानने के लिए कि सच कितना भयानक हो सकता है। बैंक के अंदर का वातानुकूलित माहौल राजेश के माथे पर आए पसीने को सुखा नहीं पा रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसने कांपती नजरों से चारों ओर देखा। कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर काम में व्यस्त थे। एक कोने में मैनेजर का केबिन था जिसके दरवाजे पर वही नाम लिखा था, विक्रम सिंह। राजेश हिम्मत करके रिसेप्शन पर बैठी एक महिला के पास गया। उसने धीरे से पूछा, मैडम क्या मैं विक्रम सिंह जी से मिल सकता हूं? महिला ने बिना नजरें उठाए कहा, आपको उनसे क्या काम है? जी, मैं उनके गांव से आया हूं, एक जरूरी संदेश देना था। यह सुनकर महिला ने एक गहरी सांस ली और उदास नजरों से राजेश को देखा। आपको पता नहीं है क्या? विक्रम सर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ महीने पहले ही उनका मर्डर हो गया था। यह वाक्य राजेश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसे लगा जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। किशन की बातें, मेरी किसी ने हत्या कर दी थी, सब कुछ एक एक करके सच साबित हो रहा था। राजेश ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, उनकी पत्नी का नाम प्रिया है। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी कि शायद यह कोई और विक्रम सिंह हो। हां, प्रिया मैडम बेचारी बहुत टूट गई हैं, महिला ने जवाब दिया। अब कोई शक नहीं बचा था। यह वही विक्रम सिंह था जिसका पुनर्जन्म उसके छोटे भाई किशन के रूप में हुआ था। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर खुश हो या दुखी। यह एक चमत्कार था या एक श्राप। उसने किसी तरह खुद को संभाला और उस महिला से प्रिया का पता पूछा। महिला ने उसे घर का पता दे दिया। बैंक से बाहर निकलकर राजेश सीधे शाहगंज की उस कोठी पर पहुंचा जिसका जिक्र किशन अक्सर करता था। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, स्वागत विक्रम सिंह। दरवाजा एक उदास और खूबसूरत महिला ने खोला। उसकी आंखों में एक खालीपन था। राजेश समझ गया कि यही प्रिया है। प्रिया ने पूछा, जी आप कौन? राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम राजेश है, मैं बिहार के बेलापुर गांव से आया हूं। प्रिया ने सपाट लहजे में कहा, मैं आपको नहीं जानती। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किशन का बड़ा भाई हूं। प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजेश ने आगे कहा, मेरा छोटा भाई किशन, वह कहता है कि वह आपका पति विक्रम है। यह सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। यह क्या बकवास है? मेरे पति की मौत हो चुकी है, कृपया यहां से जाइए। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि राजेश ने उसे रोक लिया। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं यह अविश्वसनीय है, लेकिन वह सब कुछ जानता है। आपके बारे में, आपके बच्चों आर्यन और आरव के बारे में, आपकी सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी के बारे में। वह उस रात के बारे में भी बात करता है जब उनकी हत्या हुई थी। हत्या शब्द सुनते ही प्रिया ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? राजेश ने उसे अपने छोटे भाई किशन के जन्म से लेकर अब तक की सारी कहानी विस्तार से बताई। वह कैसे अपने पिछले जन्म को याद करता है, कैसे वह अपने असली घर आने की जिद करता है। प्रिया सब कुछ सुनती रही। उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव आते जाते रहे। जब राजेश ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। प्रिया सोफे पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। यह सब उसकी समझ से बाहर था। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या विक्रम लौट आया है? उसने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई है तो मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूं। राजेश को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, हम आपका इंतजार करेंगे। राजेश उसी दिन बेलापुर के लिए वापस लौट गए। जब राजेश ने घर पहुंचकर सबको पूरी बात बताई तो दयाराम और लीला के होश उड़ गए। उनका बेटा सच में किसी और का पति और पिता था। यह ख्याल ही उन्हें डरा रहा था कि कहीं वे अपने बेटे को हमेशा के लिए खो न दें। अगले दिन प्रिया, विक्रम के माता पिता
और उसका छोटा भाई सभी किशन से मिलने के लिए बेलापुर के लिए रवाना हुए। वे पहले कभी उस गांव नहीं आए थे, इसलिए रास्ता खोजने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब उनकी गाड़ी गांव में घुसी तो धूल भरे रास्ते पर खेल रहे किशन की नजर उस पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया और चिल्लाया, मां देखो, मेरे घर वाले आ गए। लीला का दिल बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी उनके टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से प्रिया और विक्रम के परिवार वाले उतरे। उन्होंने किशन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन किशन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह दौड़कर विक्रम के पिता हरिनारायण सिंह के पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, आप आ गए। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह दृश्य देखकर हरिनारायण और उनकी पत्नी विमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उस छोटे से बच्चे के स्पर्श में उन्हें अपने बेटे विक्रम का एहसास हो रहा था। किशन ने फिर प्रिया की ओर देखा और शिकायत भरे लहजे में पूछा, तुम लोग फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं आए? और मेरे बेटे आर्यन और आरव, वे कहां हैं? तुम उन्हें क्यों नहीं लाई? यह सवाल सुनते ही सबके होश उड़ गए। एक अनजान बच्चा उनके बच्चों के नाम कैसे जानता था? उसे उनकी सफेद फॉर्च्यूनर कार के बारे में कैसे पता था? यह पहला सबूत था कि किशन कोई साधारण बच्चा नहीं था। विक्रम के परिवार को अपना पहला स्पष्टीकरण मिल चुका था, लेकिन असली सवालों और परीक्षणों का सिलसिला तो अब शुरू होने वाला था। इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और जल्द ही यह मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। केस की जांच का जिम्मा एक मोटे, अनुभवी और बेहद संशयवादी पुलिस इंस्पेक्टर को सौंपा गया, जिसका नाम था रामफल सिंह। इंस्पेक्टर रामफल ने अपनी जिंदगी में कई अजीबोगरीब केस देखे थे, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग था। पुनर्जन्म, पिछला जन्म, हत्या की यादें, यह सब उसे किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। वह ऐसे मामलों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर चीज के पीछे एक तर्क और सबूत होना जरूरी था। रामफल अपनी पुरानी जीप से धूल उड़ाता हुआ बेलापुर गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर एक स्थायी संदेह का भाव था। उसे लग रहा था कि यह या तो किसी अंधविश्वास का नतीजा है या फिर विक्रम सिंह के अमीर परिवार से पैसे ऐंठने की कोई सोची समझी साजिश। उसने सबसे पहले दयाराम और लीला से पूछताछ की। दोनों बेचारे डरे सहमे हुए थे। रामफल ने उनसे हर छोटी बड़ी बात पूछी। किशन का जन्म कब हुआ, उसने बोलना कब शुरू किया, वह क्या क्या बातें करता है। दयाराम ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद रामफल की मुलाकात किशन से हुई। एक छोटा सा दुबला पतला बच्चा फटी हुई कमीज पहने उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। रामफल ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या नाम है तेरा? बच्चे ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम सिंह है। रामफल मुस्कुराया, अच्छा, और तू रहता कहां है? मेरा घर आगरा के शाहगंज में है। मेरे पास एक सफेद फॉर्च्यूनर है। मेरा एक बैंक है, HDFC बैंक। किशन ने एक ही सांस में सब कह दिया। रामफल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने विक्रम के परिवार से बात की जो उसी घर में मौजूद थे। प्रिया ने उसे बताया कि किशन ने जो कुछ भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है, लेकिन रामफल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहा, हो सकता है आप लोगों ने ही इस बच्चे को सब कुछ सिखा पढ़ा दिया हो। आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं। विक्रम के पिता हरिनारायण ने गुस्से से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम अपने मरे हुए बेटे का मजाक क्यों उड़ाएंगे? यह बच्चा हमारा विक्रम ही है। रामफल ने कहा, यह तो वक्त बताएगा। मैं इस केस की पूरी छानबीन करूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रामफल ने फैसला किया कि वह किशन को आगरा ले जाएगा और वहां कुछ परीक्षण करेगा। अगर बच्चा सच बोल रहा है तो उसे सब कुछ पहचानना चाहिए, और अगर यह झूठ है तो वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। दयाराम और लीला अपने बेटे को भेजने से डर रहे थे, लेकिन रामफल के दबाव और विक्रम के परिवार के भरोसे के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अगले दिन पुलिस की जीप में किशन, उसके पिता दयाराम, प्रिया और इंस्पेक्टर रामफल आगरा के लिए रवाना हुए। किशन गाड़ी में बैठते ही उत्साहित हो गया। सालों बाद वह अपने घर जा रहा था। आगरा पहुंचने पर रामफल ने ड्राइवर को निर्देश दिया कि वह शहर में गाड़ी घुमाता रहे और देखे कि क्या किशन को रास्ते याद हैं। ड्राइवर अनजान रास्तों पर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन किशन हर मोड़ पर उसे टोक देता। अंकल, यहां से नहीं, वो वाले पुल के नीचे से चलिए, मेरा घर जल्दी आएगा। रामफल हैरान था। एक बच्चा जो कभी आगरा नहीं आया
वह शहर के रास्ते इतनी सटीकता से कैसे बता सकता है। रामफल ने अपना पहला परीक्षण करने का फैसला किया। उसने ड्राइवर से कहा कि HDFC बैंक वाली सड़क पर गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाए और बैंक के सामने से निकल जाए। वह देखना चाहता था कि क्या किशन अपनी बैंक को पहचान पाता है। गाड़ी तेज रफ्तार से बैंक के सामने से गुजरी। किशन, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक चिल्लाया, रोको रोको, मेरा बैंक तो पीछे रह गया। जीप में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। रामफल का संदेह पहली बार थोड़ा हिला। उसने ड्राइवर को गाड़ी वापस लेने का आदेश दिया। गाड़ी बैंक के सामने रुकी। किशन तेजी से नीचे उतरा और बैंक की ओर भागा, जैसे यह उसका अपना घर हो। वह अंदर घुसते ही चिल्लाया, यह मेज यहां क्यों रखी है? यह तो वहां कोने में थी, और मेरे केबिन की जगह क्यों बदल दी? वह उत्साह में बैंक के स्टाफ को छोटी छोटी बातें बताने लगा। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वह सालों से यहीं काम कर रहा हो। बाद में प्रिया ने रामफल को बताया कि विक्रम की मौत के बाद उन्होंने बैंक के सेटअप में कुछ बदलाव किए थे, जिसे किशन ने पहली नजर में ही पकड़ लिया था। रामफल अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। एक ऐसा परीक्षण जो कोई बच्चा या सिखाया पढ़ाया इंसान पास नहीं कर सकता था। उसने बैंक के स्टाफ से पूछा, विक्रम सिंह का पर्सनल लॉकर कहां है? स्टाफ ने वॉल्ट की ओर इशारा किया। रामफल किशन को लेकर वॉल्ट के अंदर गया। वहां दर्जनों लॉकर थे। रामफल ने किशन की आंखों में देखते हुए कहा, चल बेटा, अगर तू सच में विक्रम है तो बता, तेरा लॉकर कौन सा है और उसका पासवर्ड क्या है? यह एक असंभव चुनौती थी। लॉकर का पासवर्ड सिर्फ विक्रम को पता था। प्रिया को भी उसका पासवर्ड नहीं मालूम था। अगर किशन यहां फेल हो गया तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। बैंक का वॉल्ट ठंडा और शांत था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के दिल में एक तूफान चल रहा था। इंस्पेक्टर रामफल की नजरें किशन पर गड़ी थीं। यह इस केस का निर्णायक मोड़ था। किशन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और लॉकरों की एक कतार के सामने रुक गया। उसने एक खास लॉकर पर अपनी उंगली रखी और बोला, यह वाला है। प्रिया और बैंक के कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा। लॉकर सही था। ठीक है, रामफल ने कहा, अब इसका पासवर्ड बता। लॉकर में एक डिजिटल कीपैड लगा था जिसमें 6 अंकों का पासवर्ड डालना था। किशन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कीपैड पर अपनी नन्ही उंगलियां चलाईं। उसने 6 अंक टाइप किए और एंटर का बटन दबा दिया। एक क्लिक की आवाज हुई और लॉकर का दरवाजा खुल गया। वॉल्ट में मौजूद हर व्यक्ति के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यह एक चमत्कार था। एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ विक्रम जानता था, उसे इस छोटे से बच्चे ने खोल दिया था। इंस्पेक्टर रामफल का चेहरा देखने लायक था। उसका संदेह का किला ढह चुका था। वह बस उस बच्चे को और लॉकर के खुले दरवाजे को बारी बारी से घूर रहा था। लॉकर के अंदर विक्रम के कुछ निजी दस्तावेज, एक पुरानी घड़ी और प्रिया के साथ उसकी एक तस्वीर रखी थी। किशन ने तस्वीर उठाई, उसे चूमा और प्रिया को देते हुए कहा, देखो हम कितने खुश थे। रामफल ने खुद को संभाला। उसका दिमाग अब भी तर्क ढूंढ रहा था। उसने सोचा, हो सकता है बच्चे की याददाश्त तेज हो और उसने कभी विक्रम को पासवर्ड डालते देख लिया हो। उसे एक और, इससे भी पुख्ता सबूत चाहिए था। वह सबको लेकर मैनेजर के केबिन में वापस आया। उसने किशन को विक्रम की कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने एक सादा कागज और पेन रख दिया। रामफल ने कहा, चलो एक काम करो, इस कागज पर विक्रम सिंह लिखकर दिखाओ। यह एक और मुश्किल परीक्षा थी। एक 5 साल का बच्चा जो ठीक से क ख ग भी नहीं लिख पाता, वह एक वयस्क व्यक्ति के हस्ताक्षर कैसे कर सकता था? किशन ने पेन पकड़ा। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। उसने कागज पर कुछ लिखने की कोशिश की। अक्षर टेढ़े मेढ़े और बच्चों जैसे थे, लेकिन जब उसने सिंह का एस बनाया तो उसने पेन को ठीक उसी तरह घुमाया जैसे विक्रम किया करता था। एक खास अनूठा अंदाज जो उसके हस्ताक्षर की पहचान थी। रामफल ने अपनी जेब से विक्रम के पुराने हस्ताक्षर वाला एक चेक निकाला और दोनों का मिलान किया। वह स्तब्ध रह गया। बच्चे की लिखावट भले ही बचकानी थी, लेकिन हस्ताक्षर का प्रवाह, उसका स्टाइल और खास तौर पर इस बनाने का तरीका हूबहू विक्रम जैसा था। उसने तुरंत एक हैंडराइटिंग विशेषज्ञ को बुलाने का आदेश दिया। घंटे भर बाद एक विशेषज्ञ आया और उसने दोनों हस्ताक्षरों की बारीकी से जांच की।
उसका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह अविश्वसनीय है। बच्चे के हाथ का कंट्रोल अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में जो सिग्नेचर पैटर्न है वह 100% विक्रम सिंह का ही है। इसे मसल मेमोरी कहते हैं, लेकिन इस केस में यह दिमाग की मेमोरी है। यह विज्ञान के परे है। रामफल अब पूरी तरह से हिल चुका था। उसके पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। यह बच्चा वाकई में विक्रम सिंह की आत्मा का अंश था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। विक्रम के परिवार ने एक और परीक्षण करने का फैसला किया। वे यह देखना चाहते थे कि क्या किशन अपने बच्चों को पहचानता है। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दोनों बेटों आर्यन और आरव को लगभग 20 अन्य बच्चों के साथ एक बड़े से कमरे में खेलने के लिए बिठा दिया। सभी बच्चे एक जैसी उम्र के थे और उन्होंने लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। किशन को कमरे में लाया गया और प्रिया ने उससे कहा, विक्रम, जाओ अपने बेटों को लेकर आओ। किशन ने एक नजर उस भीड़ पर डाली, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वह सीधे 2 बच्चों की ओर बढ़ा, उनके हाथ पकड़े और भीड़ से बाहर ले आया। वे आर्यन और आरव ही थे। इतना ही नहीं, उसने अपने बड़े बेटे आर्यन को डांटते हुए कहा, तुमने अभी तक मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया? भूल गए हो अपने पापा को? यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह पुनर्जन्म का सबसे जीवंत प्रमाण था। लेकिन इंस्पेक्टर रामफल के दिमाग में अब एक नया सवाल कौंध रहा था। यह सब तो ठीक है कि किशन ही विक्रम है, लेकिन विक्रम की हत्या क्यों हुई थी? हत्यारे कौन थे? क्या यह बच्चा उन कातिलों को पहचान सकता है? यह केस अब सिर्फ पुनर्जन्म की गुत्थी नहीं रह गया था, बल्कि एक अनसुलझे मर्डर केस की फाइल भी दोबारा खुल चुकी थी। रामफल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने HDFC बैंक के ठीक सामने स्थित एक बड़ी कंपनी पर अपनी नजरें गड़ाईं, टाटा मोटर्स। उसे किसी ने बताया था कि विक्रम का एक बहुत करीबी दोस्त वहां काम करता था। शायद उस दोस्त के पास कोई सुराग हो। इंस्पेक्टर रामफल की जांच अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। पुनर्जन्म की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई थी, क्योंकि अब इसमें एक अनसुलझा कत्ल भी शामिल हो गया था। रामफल ने फैसला किया कि वह विक्रम सिंह की जिंदगी के हर पहलू को खंगालेगा। उसकी पहली कड़ी थी विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त समीर, जो HDFC बैंक के सामने टाटा मोटर्स के शोरूम में काम करता था। रामफल अपनी जीप से उतरकर शोरूम में दाखिल हुआ। उसने समीर के बारे में पूछताछ की और जल्द ही एक लंबा दुबला पतला युवक उसके सामने खड़ा था। समीर के चेहरे पर अपने दोस्त को खोने का गम साफ झलक रहा था। रामफल ने उसे एक कोने में ले जाकर अपना परिचय दिया। मैं इंस्पेक्टर रामफल, विक्रम सिंह मर्डर केस की फाइल दोबारा खोल रहा हूं। समीर की आंखों में हैरानी और उम्मीद की एक किरण जागी। क्या कोई सुराग मिला है इंस्पेक्टर साहब? सुराग कह सकते हो, रामफल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। समीर, मैं तुमसे विक्रम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। क्या वह किसी बात को लेकर परेशान था? कोई दुश्मन, कोई धमकी? समीर ने एक गहरी सांस ली। विक्रम बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान था साहब। उसका कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन हां, अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले वह बहुत परेशान रहने लगा था। रामफल ने तुरंत पूछा, क्यों? क्या हुआ था? समीर हिचकिचाया, जैसे कोई राज बताने से डर रहा हो। साहब, यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, प्रिया को भी नहीं। विक्रम ने मुझे कसम दी थी। देखो समीर, यह एक मर्डर की जांच है। अगर तुम कुछ छिपाओगे तो कानून की नजर में तुम भी गुनहगार माने जाओगे। रामफल ने थोड़ा दबाव बनाया। समीर टूट गया। उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया, एक बड़ा लोकल बिजनेसमैन है, राणा कंस्ट्रक्शंस का मालिक जगत राणा। वह बैंक से 50 करोड़ का लोन पास करवाना चाहता था, लेकिन उसके कागज पत्रों में बहुत गड़बड़ी थी। विक्रम एक ईमानदार मैनेजर था। उसने फाइल को अच्छी तरह से जांचा और पाया कि यह एक फ्रॉड लोन था। उसने लोन पास करने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ? रामफल की दिलचस्पी बढ़ गई। जगत राणा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने विक्रम को कई बार धमकी दी। पहले तो उसने पैसों का लालच दिया, फिर जब विक्रम नहीं माना तो उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देने लगा। विक्रम बहुत डर गया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे लग रहा है कि जगत राणा उसे मरवा देगा। रामफल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। विक्रम की हत्या का मकसद अब साफ हो रहा था। रामफल ने पूछा, तुमने यह बात पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था साहब।
जगत राणा बहुत पहुंच वाला और खतरनाक आदमी है। मुझे लगा कि अगर मैंने मुंह खोला तो वह मुझे भी मार डालेगा, समीर ने कांपती आवाज में कहा। रामफल ने समीर को हिम्मत दी और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। उसे अब एक गवाह मिल गया था, लेकिन जगत राणा जैसे शक्तिशाली आदमी पर हाथ डालने के लिए उसे और भी मजबूत सबूतों की जरूरत थी, और सबसे बड़ा सबूत था वह बच्चा किशन। रामफल वापस उस घर में गया जहां किशन और उसका परिवार ठहरा हुआ था। उसने किशन को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें याद है कि उस रात क्या हुआ था जब वो गंदे लोग आए थे? किशन की आंखों में अचानक एक खौफ तैर गया। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसने धीमी आवाज में उस रात की कहानी सुनानी शुरू की और उसकी बातें सुनकर रामफल के रोंगटे खड़े हो गए। मैं बैंक से घर आया था, किशन ने बोलना शुरू किया। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर घर के बाहर रोकी और हॉर्न बजाया ताकि प्रिया गेट खोल दे। मैं हर रोज ऐसा ही करता था। वह एक पल के लिए रुका, जैसे उस खौफनाक मंजर को फिर से जी रहा हो। तभी दो आदमी मेरी गाड़ी की तरफ आए। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे नमस्ते भी किया। मैं उन्हें पहचानता नहीं था। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैनेजर साहब, जगत राणा ने भेजा है, लोन का काम हो जाता तो अच्छा रहता। जगत राणा का नाम सुनते ही रामफल चौकन्ना हो गया। समीर की बात सच थी। किशन आगे बोला, मैंने कहा कि गलत काम मैं नहीं कर सकता। तभी दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाल ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने गोली चला दी। पहली गोली स्टीयरिंग व्हील पर लगी। मैं डर गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने एक और गोली चलाई। वो गोली मेरे सिर में यहां लगी। किशन ने अपने दाहिने कनपट्टी पर उंगली रखते हुए कहा। रामफल ने दबी हुई आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? फिर सब अंधेरा हो गया। मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। रामफल ने उससे गले लगा लिया। बच्चे ने जो कुछ भी बताया था वह पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट से हूबहू मेल खाता था। स्टीयरिंग व्हील पर एक गोली का निशान मिला था और दूसरी गोली विक्रम के दाहिने कनपट्टी पर ही लगी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आने वाली थी। रामफल ने किशन के सिर को ध्यान से देखा। ठीक उसी जगह जहां किशन ने गोली लगने की बात बताई थी, उसके सिर पर जन्म से ही एक गहरा लाल रंग का निशान था, एक बर्थमार्क। रामफल को यकीन नहीं हुआ। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? उसने इस बात की पुष्टि करने का फैसला किया। वह विक्रम सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने के लिए उस अस्पताल की ओर भागा जहां विक्रम को मृत घोषित किया गया था। वह यह जानना चाहता था कि क्या एक जन्म का घाव दूसरे जन्म में निशान बनकर लौट सकता है। इंस्पेक्टर रामफल जब अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक ऐसे सच की दहलीज पर खड़ा था जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को तोड़ सकता था। उसने क्लर्क को अपनी पहचान बताई और विक्रम सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल मांगी। कुछ ही मिनटों में धूल भरी एक पुरानी फाइल उसके हाथ में थी। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। रिपोर्ट में विक्रम की मौत का कारण साफ साफ लिखा था। सिर में दाहिनी कनपट्टी पर नजदीक से गोली लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और मस्तिष्क क्षति। रिपोर्ट के साथ एक डायग्राम भी संलग्न था जिसमें गोली के प्रवेश और निकास के सटीक स्थान को चिन्हित किया गया था। रामफल ने डायग्राम को गौर से देखा। गोली लगने का स्थान ठीक वही था जहां किशन के सिर पर जन्म से ही वह अजीब बर्थमार्क मौजूद था। रामफल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह एक दैवीय संकेत था, एक ऐसा सबूत जिसे कोई अदालत नहीं मानती, लेकिन उसकी अंतरात्मा अब मान चुकी थी। पिछला जन्म एक हकीकत थी और किशन ही विक्रम था। उसके पास अब विक्रम की हत्या का मकसद था जगत राणा का लोन। एक गवाह था समीर और एक ऐसा चश्मदीद था जो खुद मृतक था, किशन। लेकिन कानून की नजरों में एक बच्चे की गवाही, खासकर ऐसी अविश्वसनीय कहानी के साथ, कमजोर पड़ सकती थी। उसे जगत राणा के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे। रामफल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसने जगत राणा के सभी फोन रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसने विक्रम की हत्या वाले दिन और उसके आसपास के दिनों में जगत राणा और उसके गुर्गों के बीच हुई सारी बातचीत का विश्लेषण किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक कड़ी मिली। हत्या की रात के ठीक बाद जगत राणा के एक कुख्यात गुर्गे मुन्ना बजरंगी के फोन से राणा को एक मैसेज किया गया था, मैनेजर साहब का काम हो गया है। यह एक बहुत बड़ा सबूत था।
रामफल ने तुरंत मुन्ना बजरंगी को उठाने का आदेश दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को एक ठिकाने से दबोच लिया। थाने में रामफल ने उससे पूछताछ शुरू की। मुन्ना एक शातिर अपराधी था। उसने शुरू में सब कुछ नकार दिया। तब रामफल ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने किशन को थाने बुलवाया। दयाराम और प्रिया इस बात से डर रहे थे कि एक अपराधी के सामने बच्चे को लाना ठीक नहीं होगा, लेकिन रामफल ने उन्हें समझाया कि यह न्याय के लिए जरूरी है। रामफल ने एक लाइनअप का आयोजन किया। उसने मुन्ना बजरंगी को 5 अन्य लोगों के साथ खड़ा कर दिया। फिर वह किशन को उस कमरे में ले गया जहां से शीशे के पार उन सबको देखा जा सकता था, लेकिन वे लोग किशन को नहीं देख सकते थे। बेटा, ध्यान से देखो, रामफल ने कहा। क्या इनमें से कोई उस रात वहां था? किशन ने एक एक करके सभी चेहरों को गौर से देखा। जब उसकी नजर मुन्ना बजरंगी पर पड़ी तो वह डर से कांपने लगा और रामफल के पीछे छिप गया। उसने कांपती उंगली से मुन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, यही था वो अंकल जिसने बंदूक निकाली थी। मुन्ना बजरंगी, जो दूसरी तरफ से यह सब देख रहा था, यह सोचकर निश्चिंत था कि बच्चा उसे नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब उसने किशन को अपनी ओर इशारा करते देखा और उसके चेहरे पर खौफ का भाव पड़ा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने विक्रम सिंह का भूत देख लिया हो। रामफल को जो चाहिए था वह मिल चुका था। उसने किशन को वापस भेज दिया और मुन्ना बजरंगी को इंटेरोगेशन रूम में ले गया। रामफल ने गरजते हुए कहा, अब बोल या सारी उम्र चक्की पीसेगा। उस बच्चे ने तुझे पहचान लिया है। वह कोई और नहीं, विक्रम सिंह ही है जो तेरा हिसाब करने लौटा है। पुनर्जन्म की बात और किशन द्वारा पहचाने जाने के खौफ से मुन्ना बजरंगी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि जगत राणा के कहने पर उसने और उसके एक साथी शेरा ने मिलकर विक्रम सिंह की हत्या की थी। उसने यह भी कबूल किया कि हत्या के लिए जगत राणा ने उन्हें 20 लाख रुपए दिए थे। रामफल के पास अब जगत राणा के खिलाफ एक कबूलनामा और एक गवाह था। उसने तुरंत एक टीम बनाई और जगत राणा के आलीशान बंगले पर छापा मारने के लिए निकल पड़ा। अब इस कहानी का खलनायक कानून की गिरफ्त में आने वाला था। जगत राणा अपने भव्य बंगले में बैठा अपनी अगली बड़ी डील के सपने देख रहा था। उसे गुमान भी नहीं था कि उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए कानून उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जब इंस्पेक्टर रामफल अपनी टीम के साथ उसके घर में घुसा तो राणा के चेहरे पर घमंड और हैरानी का मिला जुला भाव था। राणा अपनी कुर्सी से उठते हुए गरजा, इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना इजाजत घुसने की? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। रामफल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम एक कातिल हो, जगत राणा, और मैं तुम्हें विक्रम सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने आया हूं। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा था कि वह मामला हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए पूछा, यह क्या बकवास है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? मेरे पास तुम्हारा भेजा हुआ गुर्गा मुन्ना बजरंगी है, जो तोते की तरह सब कुछ उगल चुका है। मेरे पास तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं, और सबसे बड़ा सबूत, मेरे पास विक्रम सिंह खुद है, रामफल ने कहा। राणा हंसने लगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इंस्पेक्टर। विक्रम सिंह तो मर चुका है, रामफल ने कहा। मरकर ही तो वो लौटा है राणा, एक 5 साल के बच्चे के रूप में, और उसने तुम्हें और तुम्हारे कातिलों को पहचान लिया है। यह सुनकर राणा सन्न रह गया। उसे लगा जैसे वह कोई डरावना सपना देख रहा हो। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जीप में डालकर थाने ले गई। उसके सारे रसूख और पहचान धरे के धरे रह गए। जगत राणा, मुन्ना बजरंगी और उसके साथी शेरा पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा चला। यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों पर पुनर्जन्म न्याय, रीइंकार्नेशन जस्टिस के नाम से सुर्खियां बनने लगीं। अदालत में जब किशन को गवाही के लिए लाया गया तो एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। एक 5 साल का बच्चा कटघरे में खड़ा था और देश के सबसे बड़े वकीलों के सवालों का जवाब दे रहा था। उसने पूरी दृढ़ता और सटीकता से हत्या की रात का पूरा विवरण दिया। उसने जगत राणा को पहचानते हुए कहा, यही वो अंकल हैं जो फोन पर धमकाते थे। बचाव पक्ष के वकीलों ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि यह सब बच्चे को सिखाया पढ़ाया गया है और यह राणा को फंसाने की एक साजिश है। लेकिन जब लॉकर के पासवर्ड, हस्ताक्षर और बर्थमार्क जैसे सबूत अदालत के सामने रखे गए तो उनकी सारी दलीलें कमजोर पड़ गईं।
समीर की गवाही ने भी केस को और मजबूत कर दिया। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जगत राणा, मुन्ना बजरंगी और शेरा तीनों को विक्रम सिंह की हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिस दिन फैसला आया, अदालत के बाहर जश्न का माहौल था। प्रिया और विक्रम के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों बाद विक्रम को न्याय मिला था और यह न्याय दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, जो एक नए रूप में लौट कर आया था। इंस्पेक्टर रामफल, जो हमेशा तर्क और सबूत पर विश्वास करता था, आज चुपचाप भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक केस सुलझाया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका जीवन और उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई थी। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य विज्ञान और तर्क से परे होते हैं। न्याय का चक्र पूरा हो चुका था। कातिल अपनी सही जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। किशन का क्या होगा? वह किसका बेटा था? दयाराम और लीला का, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, या प्रिया, आर्यन और आरव का, जिनके साथ उसका पिछले जन्म का रिश्ता था? यह एक ऐसी इमोशनल गुत्थी थी जिसे सुलझाना किसी भी अदालत के बस में नहीं था। मुकदमा खत्म होने के बाद किशन की जिंदगी एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसके गरीब लेकिन प्यार करने वाले माता पिता दयाराम और लीला थे, और दूसरी तरफ उसका पिछले जन्म का अमीर और स्नेहिल परिवार। दोनों ही उसे खोना नहीं चाहते थे। यह मामला इतना अनोखा था कि इसने समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। हर कोई इस दुविधा का हल खोजना चाहता था। शुरुआती कुछ महीने किशन ने प्रिया और अपने बच्चों के साथ आगरा में बिताए। वह उस आलीशान घर में बहुत खुश था। उसे अपनी पुरानी कार, अपना कमरा, अपने खिलौने, सब कुछ वापस मिल गया था। वह आर्यन और आरव के साथ ऐसे खेलता जैसे वह उनका पिता हो, उन्हें डांटता, उन्हें पढ़ाता और उन्हें प्यार करता। प्रिया को भी उसमें अपने विक्रम का अक्स दिखता था और उसे अपने पति के वापस आने का एहसास होता था। लेकिन रात में जब वह सोता तो अक्सर अपनी असली मां लीला को याद करके रोता। उसे बेलापुर के अपने कच्चे घर, अपने भाई बहनों और वहां की धूल भरी गलियों की याद आती थी। उसके अंदर दो जिंदगियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ विक्रम सिंह की यादें और जिम्मेदारियां थीं, तो दूसरी तरफ किशन का बचपन और उसकी मासूमियत। दयाराम और लीला हर हफ्ते उससे मिलने आगरा आते। जब वे उसे महंगे कपड़ों और खिलौनों से घिरा देखते तो उनका दिल बैठ जाता। उन्हें डर लगता कि उनका बेटा अब उनसे बहुत दूर जा चुका है। वे उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन वे उसकी खुशी भी छीनना नहीं चाहते थे। यह स्थिति सभी के लिए बहुत दर्दनाक थी। एक दिन दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग और इंस्पेक्टर रामफल एक साथ बैठे ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। बहस लंबी चली। हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था। तभी किशन, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, बोल पड़ा। उसकी आवाज में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी थी। उसने कहा, मैं दोनों का बेटा हूं। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। उसने आगे कहा, लीला मेरी मां है क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है, और प्रिया मेरी पत्नी है क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था। दयाराम मेरे पिता हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, और आर्यन आरव मेरे बेटे हैं क्योंकि वे मेरे खून हैं। एक छोटे बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। हरिनारायण सिंह ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बेटा? मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहें, किशन ने मासूमियत से कहा। उसका यह सुझाव अव्यावहारिक था, लेकिन उसकी भावना ने सबको एक रास्ता दिखाया। बहुत विचार विमर्श के बाद एक अनोखा समाधान निकाला गया। यह तय हुआ कि किशन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश आगरा में विक्रम के परिवार के साथ होगी, ताकि उसे एक अच्छा भविष्य मिल सके। लेकिन हर छुट्टी में और जब भी उसका मन करेगा, वह बेलापुर अपने जन्म के माता पिता के पास जाकर रहेगा। दयाराम और लीला के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी विक्रम के परिवार ने उठाने का फैसला किया, ताकि वे लोग एक बेहतर जीवन जी सकें। यह एक आदर्श समाधान नहीं था, लेकिन इसने दोनों परिवारों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। किशन अब दो दुनियाओं के बीच एक पुल बन गया था। वह कभी आगरा में एक पूर्व बैंक मैनेजर की तरह अपने बेटों को सलाह देता, तो कभी बेलापुर में एक आम बच्चे की तरह कंचे खेलता। समय बीतता गया। किशन बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, एक और अजीब बदलाव देखने को मिल रहा था।
विक्रम सिंह की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थीं। जैसे जैसे किशन अपनी उम्र के दूसरे दशक में कदम रख रहा था, उसके अंदर का विक्रम धीरे धीरे खामोश हो रहा था। अब वह बैंक के लॉकर पासवर्ड या फाइलों की बातें नहीं करता था। उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं अब किसी पुराने देखे हुए सपने की तरह याद आती थीं, धुंधली और बिखरी हुई। यह बदलाव दोनों परिवारों के लिए राहत और दुख का मिला-जुला एहसास लेकर आया। प्रिया के लिए यह दुखद था, क्योंकि वह अपने विक्रम को फिर से खो रही थी। अब किशन उसे प्रिया आंटी कहने लगा था, प्रिया नहीं। वह आर्यन और आरव के साथ एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करने लगा था। विक्रम की आत्मा, जो न्याय दिलाने के लिए लौटी थी, अब अपना काम पूरा करके विदा हो रही थी, ताकि किशन अपनी जिंदगी जी सके। दयाराम और लीला के लिए यह एक राहत थी। उनका बेटा अब पूरी तरह से उनका हो रहा था। उसकी बातों में अब वही बचपना और मासूमियत थी जो वे हमेशा से देखना चाहते थे। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरी दी। उनका मानना था कि बच्चे का अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है, और शायद उसने किसी तरह विक्रम सिंह की कहानी को आत्मसात कर लिया था। अब जैसे जैसे उसका अपना व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, वे बाहरी यादें मिटती जा रही हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना था कि आत्मा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए लौटी थी। हथियारों को सजा मिल गई, परिवार को सच्चाई पता चल गई। अब आत्मा का उद्देश्य पूरा हो गया था, और वह किशन के शरीर को मुक्त करके अपनी आगे की यात्रा पर निकल गई है। इंस्पेक्टर रामफल, जो अब रिटायर हो चुके थे, अक्सर किशन से मिलने आते थे। वह उसे देखकर हमेशा मुस्कुराते। उनके लिए किशन हमेशा एक जीवित चमत्कार बना रहेगा। एक बार उन्होंने किशन से पूछा, बेटा, जगत राणा याद है? किशन ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, कौन अंकल? मैं नहीं जानता। यह सुनकर रामफल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि विक्रम जा चुका है और अब सिर्फ किशन बाकी है। यह शायद प्रकृति का नियम था। हर आत्मा को अपना बोझ उतारकर आगे बढ़ना होता है। किशन पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसने बड़े होकर बैंकिंग के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाया। शायद यह विक्रम की आत्मा का आखिरी बचा हुआ अंश था। वह एक बड़ा अधिकारी बना, लेकिन उसने कभी उस HDFC बैंक की शाखा में कदम नहीं रखा जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। दोनों परिवार अब एक हो चुके थे। वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। किशन दोनों परिवारों की आंखों का तारा था। उसने दयाराम और लीला को गरीबी से निकालकर एक आरामदायक जिंदगी दी और प्रिया के बुढ़ापे का सहारा बना। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, पुनर्जन्म, अब एक पारिवारिक इतिहास का हिस्सा बन गया था। नई पीढ़ी के बच्चों को यह एक रोमांचक कहानी की तरह सुनाया जाता था। वे हैरान होते कि कैसे उनके शांत और सरल किशन भैया कभी एक बैंक मैनेजर थे जिनकी हत्या हुई और वे न्याय के लिए लौट कर आए थे।